हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि हम लगातार वीडियो जो है आपके लिए डाल रहे हैं और आप जो है इसका आनंद उठा रहे हैं और भी अपने प्यारे जो भी हमारे प्यारे साथी हैं जो नए जुड़े हैं वो भी जो है हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो के लिए। ज्योग्राफी के कुछ मैंने क्लासें डाली हैं, पिछली वाली क्लासें देखेंगे तो अगली वाली क्लासें आराम के साथ में समझ में आ जाएंगी। आज मैं जो है आपके लिए नदियों के बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहले जो है हम नदी में अगर देखते हैं सबसे पहले हम वेदों को देखेंगे। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है भैया? ये 4 होती है। इसमें नंबर 1 पर आता है ऋग्वेद, एक ऋग्वेद आता है। नंबर 2 पर आता है भैया इसमें सामवेद। नंबर 3 पर आता है भैया इसमें ये 4 वेद हैं हमारे। वेदों की संख्या 4 होती है। इसमें ऋग्वेद आता है, एक सामवेद आता है, एक यजुर्वेद आता है, एक अथर्ववेद आता है। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं। बात आती है गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। गायत्री जो मंत्र है ये भी हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। 9वें मंडल में किसका जिक्र है? 9वां जो मंडल है, 9वें मंडल में सोम का जिक्र है। किसका है? सोम का। ये पेपर में बार बार पूछा गया है, सोम का उल्लेख कौन से मंडल में है? तो ये 9वें मंडल में है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, 10 मंडल है इसमें। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। 9वें मंडल में जो है सोम का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सामवेद की अगर हम बात करें, संगीत का जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ है? तो वो हमारा सामवेद से हुआ है। संगीत का जो जन्म हुआ तो वो कहां से हुआ भैया? सामवेद से हुआ। बात आती है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है गद पद का उल्लेख मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गद और पद का उल्लेख किसमें है भैया? यजुर्वेद में है। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो जादू टोने का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है भैया? ये मिलता है हमारा अथर्ववेद में। तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें जो है हमारा एक ऋग्वेद आता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? ऋग्वेद से। और 9वें मंडल में जो है सोम का उल्लेख है। ये एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। सामवेद में संगीत का जो जन्म हुआ वो सामवेद से हुआ है। यजुर्वेद में गद और पद का उल्लेख है। अथर्ववेद में जादू टोने का उल्लेख है। ये चारों वेद हमें याद होने चाहिए। बात आती है भैया ऋग्वेद की। अगर ऋग्वेद हमने अभी बताया था आपको, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र लिया गया और इसमें जो है 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। इसमें जो है जो हमारी नदी है, तो भाई साहब ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो उल्लेख मिला, उल्लेख कौन सी नदी का है? कौन सी नदी का है? ऋग्वेद में जो सबसे बार यानी कि अधिक बार
बार बार जो उल्लेख मिलता है तो वो कौन सी नदी का मिलता है भैया इसमें? तो वो नदी है हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी जो है हमारी, इसका उल्लेख बार बार मिलता है, सिंधु नदी का उल्लेख, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी का उल्लेख बार बार मिलता है। वहीं पर अगर हम जिक्र करें सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी है ऋग्वेद में, तो जो पवित्र नदी है, जो पवित्र नदी है तो वो कौन से भैया? तो पवित्र नदी इसमें मानी है सरस्वती। सरस्वती जो है इसमें पवित्र नदी मानी है ऋग्वेद में। अगर वहीं पर हम देखें गंगा नदी का उल्लेख, गंगा नदी का जो उल्लेख हुआ है मात्र एक बार हुआ है। कितनी बार? एक बार, ये आपको ध्यान है। जो ऋग्वेद है इसमें जो है सबसे अधिक उल्लेख जो मिलता है, सबसे अधिक अधिक बार जो उल्लेख मिलता है तो वो किसका मिलता है भैया? सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी है इसमें? सरस्वती मानी है। गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार है। यमुना नदी का जो उल्लेख है 3 बार है। 3 बार उल्लेख हुआ है यमुना नदी का। आपको याद रखना है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो उल्लेख मिलता है कौन सी नदी का मिलता है? सिंधु नदी का मिलता है। और पवित्र नदी कौन सी मानी इसमें? सरस्वती मानी। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। यहां से आपको ये बात याद रखनी है। अब बात आती है भाई साहब हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में हम बताते हैं अब आपको। सिंधु नदी, सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए सिंधु नदी के बारे में, इसकी लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है, कितनी लंबाई है इसकी सिंधु नदी की? तो इसकी जो लंबाई है वो है भाई साहब 2880 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। कहां से निकल कर आती है? इसका निकास स्थान कहां से है? इसका जो निकास हुआ है वो मानसरोवर झील से है। मानसरोवर झील ये कहां पड़ती है? तिब्बत में, तिब्बत यानी कि चीन में। ये भी आपको ध्यान रखना। सिंधु नदी का जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है और इसका निकास जो हुआ है वो मानसरोवर झील से हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी पर एक परियोजना बनी है जिसका नाम है परियोजना जो बनी है तो उसका नाम है निम्मो बाजगो जो परियोजना है ये किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी पर जो है कौन सी परियोजना बनी है भैया? निम्मो बाजगो परियोजना है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका निकास मानसरोवर झील से हुआ, तिब्बत से। बात आती है इसकी जो है सहायक नदियां कितनी हैं। तो इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें पांच इसकी सहायक नदियां। नंबर 1 पर आती है हमारी चिनाब। कौन सी आती है भैया? चिनाब आती है। नंबर 2 पर आती है हमारी सतलज। नंबर 3 पर आती है हमारा ब्यास। नंबर 4 पर आती है रावी। नंबर 5 पर आती है झेलम। इस तरीके से अगर हम देखें तो सिंधु नदी की 5 बड़ी सहायक नदियां हैं जिसमें सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चिनाब है और सबसे छोटी जो सहायक नदी है वो
झेलम है। बात करते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी आपको पता होगा ये दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा मिलकर जो है कौन सी नदी का निर्माण कर देते हैं? चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। इस पर कुछ परियोजनाएं बनी हैं। एक तो परियोजना इस पर है दुलहस्ती। दुलहस्ती जो परियोजना है ये किस पर है भैया? परियोजना है ये भी दुलहस्ती, चिनाब नदी पर है। एक सलाल है, सलाल परियोजना, ये किस पर है? तो ये भी हमारी चिनाब नदी पर है। एक है बगलीहार, बगलीहार जो परियोजना है ये भी किस पर है? तो चिनाब नदी पर है। आपको याद रखना है दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलीहार परियोजना ये किस पर है? ये चिनाब नदी पर है। बात आती है भाई साहब सतलज की। तो सतलज जो है सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो हिमालय से पार की नदी है तो वो सतलज है। हिमालय से जो पार की नदी है कौन सी है भैया? सतलज है। कहां से निकल कर आती है ये? रकास ताल से निकलती है, रकास ताल से। ये भी आपको ध्यान है। कहां से निकल कर आ रही है? रकास ताल से निकल कर आती है सतलज नदी। इस पर जो है परियोजना कौन सी बनी है? तो इस पर एक तो बना भाई साहब कोल डैम। कौन सा है? कोल डैम। ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में है। और भाई साहब और आता है इसमें इंदिरा गांधी जो परियोजना है तो वो भी किस पर है भैया? सतलज नदी पर है। कहां पर है? राजस्थान में, राजस्थान के अंदर पड़ती है ये आपको ध्यान रखना है। एक आता है भाई साहब इस पर भागड़ा नागल परियोजना। भागड़ा नागल परियोजना, नागर परियोजना ये किस पर है भैया? तो ये भी हमारी सतलज नदी पर है। कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो सतलज नदी के बारे में हमें पता होना चाहिए हिमालय से पार की नदी है, हिमालय के परे से आती है, रकास ताल से निकल कर आती है। कोल डैम हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान के अंदर सतलज नदी पर है। भागड़ा नागल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर वहीं पर हम ब्यास की बात करें तो ये ब्यास कुंड से ये इस पर जो है ब्यास कुंड बना है। एक ब्यास कुंड जो परियोजना है, परियोजना वो किस नदी पर है भैया? तो वो ब्यास नदी पर है, ब्यास कुंड परियोजना। ये भी ध्यान रखना है आपको। बात आती है रावी। रावी को अगर हम देखें तो इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है थिन परियोजना। थिन परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर है। और कहां पड़ती है? ये भी पंजाब में पड़ती है। कहां है? पंजाब में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस पर जो है भाई साहब आपको पता होगा लाहौर किस नदी के किनारे बसा है? लाहौर जो शहर है ये रावी नदी के किनारे पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे पर है। थिन परियोजना पंजाब में है, लाहौर शहर रावी नदी के किनारे है, रोहतांग दर्रे से निकलकर आती है। ये भी आपको यहां से याद रखना है। एक बार और देख लें सिंधु नदी। इस पर परियोजना निम्बो बाजगो है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। निकास इसका मानसरोवर झील से हुआ। इसकी 5 बड़ी सहायक नदियां हैं। चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है। वहीं पर बात करें झेलम सबसे छोटी सहायक नदी है। चिनाब पर हम जो देखते हैं दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलीहार परियोजना ये किस पर है? चिनाब नदी पर है। सतलज की अगर बात करें हिमालय से पार की नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रकास ताल से निकल कर आती है। कोल डैम हिमाचल प्रदेश में, इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान में और भागड़ा नागल परियोजना पंजाब में। किस पर बने हैं ये? सतलज नदी पर। ब्यास कुंड परियोजना ब्यास नदी पर है। रावी नदी पर थिन परियोजना है जो पंजाब के अंदर है। और आपको पता होगा लाहौर शहर और रावी नदी के किनारे बसा है। बात आती है भैया झेलम की। झेलम नदी की अगर हम बात करें, झेलम नदी
इसका जो निकास स्थान है, इसका जो निकास है, निकास वो कहां से हुआ भैया? तो ये भाई साहब पीर पंजाल से निकलती है। पीर पंजाल कर रहा, पीर पंजाल दर्रे से। कहां से निकल कर आती है? पीर पंजाल दर्रे से निकल कर आती है, जम्मू कश्मीर। कहां से? जम्मू कश्मीर से। ये भी आपको ध्यान रखना। झेलम नदी सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर परियोजना कौन कौन सी है? तो एक तो इस पर भाई साहब उरी परियोजना झेलम नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इस पर परियोजना है किशन गंगा। कौन सी है भैया? किशन गंगा। किशन गंगा परियोजना, ये भी किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। एक परियोजना इस पर आती है भाई साहब तुलबुल परियोजना। कौन सी है? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना है वो किस पर है भैया? तो यहां से आपको ध्यान रखना होगा, तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर है। तो सिंधु नदी के बारे में आपने देखा, 5 बड़ी सहायक नदियां हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में इस पर विवाद भी चलता रहता है। 1960 की अगर हम बात करें, 1960 में जो हमारा सिंधु जल समझौता है, 1960 में सिंधु जो जल समझौता था, जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के जो बीच था, बीच किसने कराया था? किसने कराया था? तो ये कराया था भैया विश्व बैंक ने। 1960 में सिंधु जल समझौते को लेकर जो विवाद चल रहा था, तो इसका समझौता कराया था। किसने कराया था भैया? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये कराया था विश्व बैंक ने। विश्व बैंक, विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना आपको पता होगा 1945 में हुई। 1944 का इसका एक्ट था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आया था। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा भैया? तो टिहरी बांध है। टिहरी परियोजना किस नदी पर है? ये तो भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी जो है इस पर है, आपको ध्यान रखना। उत्तराखंड के अंदर। कहां पर है भैया? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पड़ती है। तो ध्यान रखना, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड के अंदर है। बात आती है भारत में सबसे लंबा जो बांध है, ये कौन सा भैया? तो इसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। ये कहां पड़ता है भैया? तो ये माही नदी पर है। महानदी ओडिशा में। कहां पड़ता है? ओडिशा में। ये भी आपको ध्यान रखना। एक और आता भाई साहब हमारा भारत का गुरुत्वीय बांध कौन सा है? गुरुत्वीय जो बांध है ये कौन सा है? तो ये है भागड़ा नागर परियोजना। तो ये कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी। और भाई साहब राज्य अभी मैंने बताया था पंजाब में है। तो 3 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड के अंदर है। भारत में सबसे लंबा बांध जो है तो वो कौन सा भैया? हीराकुंड बांध है। और ये कहां पड़ता है? महानदी पर, ओडिशा के अंदर। बात आती है भारत का गुरुत्वीय बांध कौन सा है? गुरुत्वीय बांध कौन सा भैया? भागड़ा नागर परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सतलज नदी पर है, पंजाब के अंदर। बैठुर जो बांध है ये कौन सी नदी पर है भैया? कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है। कहां पड़ता है?
तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। जो बेथुर बांध है ये कहाँ पड़ता है? तो ये कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। एक आता है हमारा श्री सेलम परियोजना जो है बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कहाँ पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में। बेथुर बांध जो है कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु के अंदर है। श्री सेलम परियोजना ये कहां पर है भैया? तो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है भाई साहब टिहरी परियोजना है, जो भागीरथी नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड के अंदर है। भारत में सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, महानदी पर है, ओडिशा के अंदर। भारत का गुरुद्वे बांध, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो भागला नागल परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब के अंदर। बेथुर बांध ये कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु के अंदर। श्री सेलम परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। पंचेत बांध ये दामोदर नदी पर है, झारखंड के अंदर। जैसा कि मैंने बताया था, दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसे। ये भी आपको ध्यान रखना। कल जो है एक प्रश्न पर से जो है मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। प्रश्न वो ये है, रूस की राजधानी, मैंने मस्कट लिख दी थी जो कि मॉस्को है। तो आपको याद रखना है रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। जो मैंने बाई मिस्टेक मुझसे गलती हो गई थी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आपको जो मैंने जो वो लिखी थी मस्कट, तो वो ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी मस्कट है, मस्कट है। तो भैया अगर किसी ने रूस की राजधानी मस्कट कर लिया था तो वो इसे काट कर जो है मॉस्को कर ले, ये ध्यान रखना है। यहां पर मैं मिस्टेक कर गया था, इस गलती को सुधार लें, ध्यान रखना। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।